हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के जो आपकी रीट की परीक्षा नहीं बल्कि राजस्थान की प्रत्येक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आराम से व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आसपास का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा और आपका रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा केंद्र हिंदी का एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला प्रश्न भाई साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि अन्वेषण शब्द जो है वो इसके अंदर कौन सी संधि है। ठीक है, रीट लेवल 2 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि अन्वेषण जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो गुण संधि है, ऑप्शन बी यण संधि है, ऑप्शन सी दीर्घ संधि है, ऑप्शन डी कह कि अयादी संधि है। साथियों, जब हम अन्वेषण शब्द को देखते हैं तो जब भी किसी भी शब्द के अंदर साथियों जब भी किसी भी शब्द के अंदर आपको दो वर्ण मिलेंगे, य, ठीक है, और दूसरा मिलेगा वह। अब जब भी किसी वर्ण के अंदर य और वह से पहले य और वह से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है, ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के अंदर य और व से पहले कोई आधा वर्ण आता है, ठीक है, तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि। ठीक है, संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। जब भी किसी भी शब्द के अंदर आपको य और व से पहले, ठीक है, य और व से पहले कोई भी आधा वर्ण जो है वो देखने को मिलता है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि। यण संधि की एक ही पहचान है, य और व से पहले आधा वर्ण जब भी आएगा वहां पे जो संधि होगी वो होगी यण संधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि यण संधि। ठीक है, अब देखो, अब जब संधि को विच्छेद करेंगे, ठीक है, ये तो हो गई पहचाने की बात कि भाई किसी भी शब्द के अंदर कैसे पहचाने कि यण संधि है। ठीक है, तो जब भी किसी भी शब्द के अंदर य और व से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि। ठीक है, अब देखो अन्वेषण शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जब भी य से पहले साथियों य से पहले अगर कोई आधा वर्ण है, ठीक है, तो इसके साथ में ई की मात्रा जोड़ देनी। ठीक है, य से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो उसके साथ में मात्रा जोड़ेंगे किसकी? ई की मात्रा। ठीक है, उसके बाद में अगर व से पहले अगर कोई व से पहले आधा वर्ण है तो उसके साथ में मात्रा जोड़ेंगे किसकी? ऊ की। ठीक है, अब हम अन्वेषण शब्द को देखते हैं साथियों, अन्वेषण शब्द को देखते हैं तो व से पहले आधा है यहाँ पे न। ठीक है, व से पहले आधा क्या है? न है, तो न के अंदर मात्रा जोड़ेंगे किसकी? ऊ की। ठीक है, तो ये बन जाएगा अनु प्लस इस व में से जो मात्रा निकल रही है वो निकल रही है ए की, और पीछे जो है वो बच रहा है क्षण, तो आगे हो जाएगा अनुधन एषण। ठीक है, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। जब भी आपको जब भी आपको य से पहले कोई आधा वर्ण आता है, ठीक है, तो उसके साथ में ई की मात्रा जोड़नी है। ठीक है, अगर व से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो उसके साथ में जो है वो आपको ऊ की मात्रा जोड़नी है। ठीक है, य से पहले आधा वर्ण है ई की और व से पहले कोई आधा वर्ण है तो ऊ की। यहाँ पे व से पहले आधा न है तो न के साथ में मात्रा जोड़ी ऊ की, तो ये बन गया अनु। ठीक है, उसके बाद में व में से ए की मात्रा निकाली तो ये ए आ गया बार, और पीछे जो है वो बचा हुआ है सण, तो ये हो गया एषण, यानी कि अनु प्लस एषण। ठीक है, संधि कौन सी? यण संधि। पहचान क्या है? य और व से पहले आधा वर्ण आएगा। ठीक है, तो जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजऋषि शब्द जो है वो इसके अंदर जो है वो कौन सी संधि है। ठीक है, रीट लेवल 1 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, राजऋषि जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है? ऑप्शन ए देखो गुण संधि है, ऑप्शन बी यण संधि है, ऑप्शन सी
अयादी संधि है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि राज ऋषि जो शब्द हैं इसके अंदर कौन सी संधि है। ठीक है साथियों, पूछा गया क्वेश्चन है राज ऋषि शब्द के अंदर कौन सी संधि है। रीट लेवल 1 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, राज ऋषि शब्द की बात करें साथियों तो इसके अंदर जो है वो कौन सी संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए गुण संधि है, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि यण संधि है, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि अयादी संधि है, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, राज ऋषि शब्द की बात करें तो इसके अंदर जो संधि है वो है अपनी गुण संधि। ठीक है, संधि कौन सी है, गुण संधि। गुण संधि की पहचान क्या है, गुण संधि की पहचान है या तो किसी भी शब्द के ऊपर जो है वो एक चोटी यानी कि एक मात्रा आएगी। जैसे शब्द आ गया रमेश, तो रमेश के ऊपर जो है वो एक चोटी है, नरेश के ऊपर जो है वो एक चोटी है। यानी कि जिन शब्दों के ऊपर जो है वो आपको एक चोटी यानी कि एक मात्रा देखने को मिलती है तो वहाँ पे जो संधि है वो होगी अपनी गुण संधि। तो यहाँ पे राज ऋषि पर जो है वो एक मात्रा नहीं है यानी कि एक चोटी नहीं है, लेकिन अगर हम राज ऋषि शब्द जो है वो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा राजा प्लस ऋषि, और जिस शब्द में शब्द को तोड़ने पर जो है वो री की मात्रा आती है तो वहाँ पे जो संधि है वो हमेशा होगी गुण संधि। ठीक है, तो राज ऋषि जो शब्द हैं इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा राजा प्लस ऋषि। ठीक है, अब देखो एक शब्द है यहाँ पे महर्षि। ठीक है, शब्द आ गया देवर्षि, तो महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ऋषि। इसी प्रकार से देवर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा देव प्लस ऋषि। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंदर जिन शब्दों में संधि विच्छेद करने पर री की मात्रा आती है या फिर किसी भी शब्द के ऊपर जो है वो एक चोटी यानी कि एक की मात्रा जो है वो देखने को मिलती है तो वहाँ पे जो संधि होगी वो होगी आपसे गुण संधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज ऋषि आ जाए, महर्षि आ जाए या फिर देवर्षि आ जाए या फिर ऐसा कोई भी शब्द आ जाए जिसके अंदर री की मात्रा आपको दिखाई देती है तो वहाँ पे जो संधि होगी वो होगी हमेशा गुण संधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अप्रत्याशित शब्द जो है वो इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अप्रत्याशित शब्द जो है वो इसके अंदर मूल शब्द कौन सा। साथियों, अप्रत्याशित इसके अंदर सबसे पहले जो है वो अ उपसर्ग है। ठीक है, अ उपसर्ग आ गया, पी से जो शब्द बचता है वो बच गया हमारा प्रत्याशित। ठीक है, जब हम इस प्रत्याशित शब्द को देखते हैं तो इसके अंदर से जो अपनी उपसर्ग निकलता है वो निकलता है प्रति। ठीक है, प्रत्याशित शब्द के अंदर जो है वो उपसर्ग है वो है प्रति उपसर्ग। ठीक है, और आगे जो शब्द बचेगा वो बचेगा आशित। ठीक है, और इस आशित शब्द के अंदर देखो अप्रत्याशित एक पूरा शब्द है। ठीक है, अप्रत्याशित में से हमने जो है वो अ उपसर्ग निकाल दिया, भाई अ उपसर्ग हो गया तो पी से जो शब्द बचता है वो बचता है प्रत्याशित। ठीक है, प्रत्याशित शब्द को हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर से जो है वो प्रति उपसर्ग जो है वो बाहर आ जाएगा। जब प्रति उपसर्ग बाहर आ जाएगा तो इसके पीछे जो शब्द बचेगा वो बचेगा आश्रित, और आश्रित के अंदर से, ठीक है, आश्रित के अंदर से जब हम इत प्रत्यय जो है वो निकाल लेते हैं तो इसका जो मूल शब्द बचेगा वो बचेगा आशा। ठीक है, अप्रत्याशित सबसे पहले अ उपसर्ग निकाला, पीछे शब्द रहा हमारे पास में प्रत्याशित। प्रत्याशित के अंदर जो है वो प्रति उपसर्ग है और इसके पीछे जो मूल शब्द है वो आशित है, और आशित में जो है वो इत प्रत्यय लगा हुआ है, जो मूल शब्द निकल के आएगा वो आएगा आशा। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रत्याशित जो शब्द है इसके अंदर मूल शब्द है आशा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई। साथियों, अगला प्रश्न है कि किस शब्द के अंदर जो है वो उपसर्ग नहीं है। रीट लेवल 2 2012 का क्वेश्चन है, यानी कि R-TET उस समय थी, तो उस समय पूछा था कि किस शब्द के अंदर जो है वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, अचार, आचार, विचार या फिर प्रचार। ठीक है, सबसे पहले देखो आचार की बात करें तो इसके अंदर जो है वो आ उपसर्ग है प्लस जो है वो चार जो है वो मूल शब्द है।
ठीक है। विचार केंद्र विप्रचार, ठीक है। प्रचार केंद्र प्र उपसर्ग है, प्रचार जो है वो मूल शब्द है। लेकिन साथियों यहाँ पे अ की बात करें तो अ जो है वो उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आचार केंद्र जो है वो कोई भी उपसर्ग नहीं है। आचार की बात करें आ प्लस चार होगा, विचार की बात करें वी प्लस चार होगा, प्रचार की बात करें तो प्र प्रचार होगा। लेकिन आचार के अंदर जो है वो कोई भी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अ जो है वो उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो समाज के कितने भेद होते हैं, ठीक है। समाज जो है वो उसके कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों देखो समाज की बात करें तो समाज के मुख्य रूप से जो है वो अपने 6 भेद होते हैं, ठीक है। यानी कि समाज जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, समाज के 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला जो भेद होगा अपना वो होगा अव्ययभाव, ठीक है। पहला हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो समास है, ठीक है, अव्ययभाव दूसरा जो है वो है अपने पास में तत्पुरुष है, ठीक है। तीसरा जो है ये साथियों दबंध है, ठीक है। और चौथा जो है ये अपने बहुब्रीहि है, ठीक है, बहुब्रीहि समास है। तो ये तो हो गए 4। देखो पहला अव्ययभाव समास, ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा जो है वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इसको जब हम देखो यहाँ पे हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास के अंदर जो है वो 2 समास जो है वो निकल कर आते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के भाग है, एक तो है कर्मधारय, एक तो है कर्मधारय, ठीक है, और दूसरा जो है वो है द्विगु। तो देखो समास के मुख्य रूप से जो है वो 6 भेद हो गए, ठीक है। वैसे कर्मधारय और द्विगु समास जो है ये तत्पुरुष समास के भाग हैं, लेकिन हिंदी के अंदर जो है वो इनको अलग से गिना जाता है। इस प्रकार से हिंदी के अंदर जो कुल समास के जो भेद हैं, कुल समास के जो प्रकार हैं वो है 6। इसमें से पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा जो है वो बहुब्रीहि समास है। तत्पुरुष समास के 2 भाग हैं, एक तो है कर्मधारय और एक हो जाएगा द्विगु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 प्रकार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस समास के अंदर प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। अच्छा सुने, किस समास के अंदर प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास, ठीक है। किस समास के अंदर प्रथम पद, ठीक है, प्रधान होता है, ठीक है। तो प्रथम पद जो प्रधान होता है वो होता है अव्ययभाव समास के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई किस समास के अंदर प्रथम पद की प्रधानता होती है, ठीक है, तो वो होती है अव्ययभाव समास की, ठीक है। अव्ययभाव समास की पहचान की बात करें, ठीक है, अव्ययभाव समास जो है वो किसी भी शब्द के अंदर जब अव्ययभाव समास होता है, ठीक है, उसकी पहचान जो है वो कैसे की जाती है, ठीक है। पहचान के लिए जब भी आपको किसी भी शब्द के अंदर यथा, प्रति, आ, भर और नि इस प्रकार के उपसर्ग जो हैं वो आपको किसी भी शब्द के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो अपना समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास, ठीक है। अव्ययभाव समास की पहचान है किसी भी शब्द के अंदर जब यथा, प्रति, आ, भर, नि इस प्रकार के उपसर्ग आए या फिर इस प्रकार के अव्यय आए, तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास, ठीक है। तो प्रथम पद प्रधान अव्ययभाव समास में, और पहचान होगी यथा, प्रति, आ, भर और नि, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में अव्ययभाव समास है, ठीक है। अव्ययभाव समास की पहचान मैंने आपको बता दी कि जब भी किसी भी शब्द के अंदर यथा, प्रति, आ, भर और नि इस प्रकार के अव्यय या फिर इस प्रकार के उपसर्ग अगर किसी शब्द के अंदर आते हैं, तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास, ठीक है। तो इसमें से इन चारों में से किस शब्द के अंदर जो है वो अव्ययभाव समास है, ठीक है। यश प्राप्त में है, आजीवन के अंदर है, महादेव में है, या फिर पंचतंत्र में है। साथियों देखो यश प्राप्त जो शब्द है इसका जब हम इसको इस समास का विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा यश को प्राप्त,
यश को प्राप्त, यानी कि जहां पर भी को विभक्ति आ रही है, यानी कि ये जो समास है ये उदाहरण है तत्पुरुष समास का। ठीक है, ये जो उदाहरण है ये अपने तत्पुरुष समास का है, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर का है, को है, की है, से है, ठीक है, के लिए है, इस प्रकार की जो विभक्तियां हैं ये आती हैं तत्पुरुष समास के अंदर। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इन सभी के अंदर जो समास है वो है अपना कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद में आजीवन की बात कहें तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो आ उपसर्ग है, और जब भी आ उपसर्ग आए, यथा आए, प्रति आए, आ, भर, नी, इस प्रकार के उपसर्ग या फिर इस प्रकार के अवयव जिस शब्द के अंदर आएंगे वो वहाँ पे जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास। ठीक है, उसके बाद में महादेव और पंचतंत्र जो है वो इसके अंदर द्विगु समास है, और साथियों अव्ययभाव समास होगा आजीवन शब्द के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आजीवन शब्द के अंदर जो समास है वो है अव्ययभाव समास। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो अपने समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नदी से समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, जलद और जलधि और ये अर्णव। ठीक है, तो देखो नदी से समुद्र का है। ठीक है, जलधि जो है इनकी जल को धारण करने वाला, ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अर्णव की बात करें तो ये भी एक समुद्र का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे जलद की बात करें यानी कि जल को देने वाला। ठीक है, जलद का मतलब हो गया जल को देने वाला, अर्थात जलद जो है ये पर्यायवाची है किसका, बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, जिस शब्द के पीछे आपको द जो है वो वर्ण दिखता है, जिस शब्द के पीछे आपको द वर्ण दिखता है तो द का मतलब हो गया देने वाला। ठीक है, अर्थात द वाले जो शब्द हैं, ठीक है, भले जलद आ जाए कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो ये जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे बादल के। ठीक है, तो नदी से समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, जलधि जो है ये समुद्र का है, और अर्णव जो है ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो अब्ज का अर्थ नहीं है, शंख, बादल, कपूर और कमल। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो अब्ज का अर्थ नहीं है। ठीक है, शंख अब्ज का अर्थ है, कपूर भी है, कमल भी है, लेकिन यहाँ पे बात करें बादल की। ठीक है, बादल जो हैं अगर यहाँ पे लिखा आता अब्द, ठीक है, अब द आता इनके लास्ट के अंदर द वर्ण आता तो वो होता बादल का अर्थ, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो बादल का अर्थ नहीं है। ठीक है, अब द आता तो ये बादल का पर्यायवाची होता। ठीक है, बाकी आपका शंख हो गया, कपूर हो गया और कमल हो गया, इन सभी का अर्थ जो है वो अब से है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जलद जिन शब्दों के पीछे द है वो बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जलद हो गया यानी कि जल को देने वाला अर्थात बादल। ठीक है, नीरज, ज का मतलब होगा यहाँ पे जन्म लेने वाला। ठीक है, नीरज ज का मतलब हो गया जन्म लेने वाला, अर्थात जल के अंदर जन्म लेने वाला, और ये जो है वो पर्यायवाची है किसका, कमल का। ठीक है, जल नीरज यानी कि जल के अंदर जन्म लेने वाला, अर्थात नीरज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अम्बुद जल को देने वाला, वारिद यानी कि जल को देने वाला, तो अम्बुद है, वारिद है और जलद है, ये बादल के पर्यायवाची है, लेकिन नीरज जो है ये एक कमल का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि नीरज जो है वो एक कमल का पर्यायवाची है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा का विलोम शब्द इनमें से नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो राजा का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, राजा का विलोम शब्द प्रजा भी होता है। ठीक है, राजा का विलोम शब्द रंक भी होता है, और राजा का विलोम शब्द रानी भी होता है, लेकिन साथियों सेनापति की बात करें तो सेनापति जो है ये राजा का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेनापति जो है ये एक राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से किस विकल्प के अंदर परस्पर जो है वो विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, उद्दत उग्र। देखो साथियों, यहाँ पे बात करें उग्र की, तो उग्र का जो विलोम शब्द होता है वो होगा सौम्य। ठीक है, उग्र का विलोम शब्द सौम्य हो गया। और उद्दत की बात करें तो उद्दत का हो जाएगा विनम्र। ठीक है, उद्दत का विनम्र होगा और साथियों उग्र का सौम्य होगा। ठीक है, अकस का पच ये सही है, अगर का पच। ठीक है, अतिथि का आतिथ्य बिल्कुल सही है और आह्लाद का विषाद जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उद्दत का विनम्र होगा और उग्र का सौम्य होगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि उद्दत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विनम्र और उग्र का होगा सौम्य। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि तिमिर का विलोम शब्द है। ठीक है, जो तिमिर शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो प्रकाश है, ऑप्शन बी ज्योति बारे है, ऑप्शन सी अलास, ऑप्शन डी आलोक। साथियों तिमिर, ठीक है, तिमिर का मतलब हो गया अंधेरा। ठीक है, तो तिमिर का अर्थ जो है वो अंधेरा होता है। तो यहाँ पर आलोक शब्द जो है वो इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विलोम शब्द जो है वो अर्थ के आधार पर किया जाता है। ठीक है, विलोम शब्द जो है वो अर्थ के आधार पर होगा। तो यहाँ पे तिमिर का अर्थ अंधेरा है, तो यहाँ पे आलोक का जो अर्थ है वो प्रकाश से है, तो तिमिर का जो विलोम होगा वो होगा आलोक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आलोक। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द है। ठीक है, मुक्ति पाने का इच्छुक, इसके लिए इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो कौन सा होगा। जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब हो गया कि जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जिजीविषा का मतलब हो गया कि जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा जिजीविषा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा। ठीक है, मुमुक्षु। ठीक है, और तितिरक्षा और मुमूर्षु, तो यहाँ पे मुक्ति पाने का जो इच्छुक है वो होगा मुमुक्षु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मुक्ति पाने का इच्छुक यानी कि मुमुक्षु। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो चुनना है। तपस्वी होगा, सन्यासी होगा, जिज्ञासु या फिर पिपासु। साथियों ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, इसके लिए जो एक सार्थक शब्द होगा वो होगा यहाँ पे क्या, ज्ञान प्राप्ति यानी कि जिज्ञासु। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, इसके लिए जो वाक्यांश है इसके लिए एक सार्थक शब्द होगा जिज्ञासु। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदि और आदि शब्द युग में इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, आदि और आदि जो शब्द युग में इसका अर्थ क्या होता है। एक के अंदर दी की मात्रा छोटी है और एक जो आदि शब्द है इसके अंदर जो दी की ई की जो मात्रा है वो बड़ी है। ठीक है, एक आदि का अर्थ हो गया यहाँ पे आरंभ करना। ठीक है, शुरुआत करना, स्टार्ट करना, ये इस आदि जो छोटे वाला आदि है। ठीक है, जिसके आदि के अंदर दी की मात्रा छोटी है। ठीक है, उसका अर्थ हो गया आरंभ करना। और जिसके अंदर ई की मात्रा बड़ी है, इसके जो इसका अर्थ हो गया वो हो गया अभ्यस्त। ठीक है, तो आदि यानी कि आरंभ करना और बड़ी वाली जो ई की मात्रा है आदि, इसका मतलब हो गया अभ्यस्त। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आरंभ और अभ्यस्त। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधि और आधि। ठीक है, एक के अंदर धी की मात्रा छोटी है और एक के अंदर जो धी की मात्रा है वो बड़ी है। तो इनमें से कौन सा जो है वो इसके लिए सही अर्थ है। प्रारंभ और अंत, पूर्व और पश्चात, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट, या फिर मानसिक कष्ट और भाग, या फिर दो टुकड़े। एक जो छोटे वाला आदि है इसका मतलब हो गया मानसिक कष्ट। ठीक है, और बड़े वाले जिसके अंदर दी की मात्रा बड़ी है उसका मतलब हो गया भाग या फिर दो टुकड़े। तो इस क्वेश्चन का आपका
डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि यानी कि मानसिक कष्ट और आदि यानी कि भाग या फिर दो टुकड़े। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।